मैंने पहले एक रिकॉर्ड किया था, ये पूरा लेक्चर यार 1 घंटे का हुआ था। हो गया खराब सारा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 11th लेक्चर, ठीक है जी। चलो भई एनर्जी के साथ 1 घंटा बोलते-बोलते थक गई यार मैं, बहुत देर से रिकॉर्ड कर रही थी, थोड़ा समझाने के लिए। चलो कोई बात नहीं है, होता रहता है। तो इंटीग्रेशन हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पे छोड़ा था एंड हमने बताया था कि अगर आप उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको मिल जाती है लिमिट्स ऊपर-नीचे, ठीक है। पहले मैंने कहा था आप जो भी दे रखा है उसका करिए करिए इंटीग्रेशन करिए सॉरी इंटीग्रेशन करिए आप, देन उसके बाद लिमिट्स लगाइएगा उसपे, ठीक है। ऐसा हम कर लिए। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपके y इक्वल्स टू ये दे रखा है, तो मतलब y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट्स से लगा देना, ठीक है। हम एक बार करके दिखा देते हैं, कोई भूल गया होगा तो पहले इंटीग्रेशन करो, इसका कितना आ जाएगा 4 अपॉन इनटू में x की पावर 4 हो जाएगी, प्लस हो जाती है, जो प्लस होके इधर आता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। और ये कट जाएगा, x की पावर 4 आ गई, ठीक है। फिर इसमें हम लगा देंगे इसमें x की वैल्यू अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट x की क्या है 2 है, तो लगाओ इधर अपर लिमिट क्या है 4 की पावर x प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस हो गई थी, माइनस लोअर लिमिट माइनस होती है, लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है 0 और पावर 4, तो क्या आ गया इसका आंसर 32, ठीक है। आंसर विल बी अरे अरे सॉरी, ये थोड़ी है, आई एम रियली सॉरी, 16 दिमाग से निकल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब इसी में ही एक बात सुन लो, कंफ्यूजन ही दूर कर लो इस चीज का कि पहले ये चीज पढ़ लेते हैं देन ये आएंगे क्या। आपको ये तो पता है इंटीग्रेशन सॉरी जो डिफरेंशिएशन था वो हमारा, उसको पढ़ते कैसे, पहले ये देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। एंड उसको ही हम क्या कहते थे कि हमें टेंजेंट की स्लोप पता चल रही है डिफरेंशिएशन से, हमें डिफरेंशिएशन से टेंजेंट की स्लोप स्लोप पता चलती है, ये हो गया मतलब, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का सीधा साधा मतलब होता है इंटीग्रेट करना, सबको जोड़ना, मतलब एरिया, एरिया फाइंड करते हैं हम इंटीग्रेशन से, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रखा है इसमें की, इसलिए लोअर लिमिट से अपर लिमिट जा रहा है, तो हम कैसे पढ़ते हैं कि y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में और इसी का मतलब क्या है एरिया, एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे कि ये तो समझ में आ रहा है ना, a टू b क्यों लिखा है इधर, एरिया भी बताएंगे, अंडर द कर्व का मतलब क्या है इधर। इसका मतलब समझो जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो हमें एरिया देता है, देन जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो हमें स्लोप देता है, ये चीज समझे। अब समझाते हैं ग्राफ से, अब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हम कह रहे हैं कोई आपको ग्राफ दे रखा है, इस तरह की आपकी पूरा ग्राफ दे रखा है, इस तरह से आपकी वो दे रखी है, क्या दे रखी है, ग्राफ दे रखा है भाई, ठीक है। इसमें से पूछ अब ये देखो अंडर द ग्राफ देखो, पहले पॉइंट देखो ग्राफ में, x है a है, x इक्वल टू a दे रखा है एंड x इक्वल टू b। हमसे इधर आपसे मांगना चाहता है मुझे इसके अंडर का ये बता दो एरिया कितना होगा, इधर इधर इस पूरे का एरिया कितना होगा मुझे ये बता दीजिए आप। अब ना ही ये कोई रेक्टेंगल है, ना ही ट्राइंगल है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही स्क्वायर है ये आपका, है ना, और फिर ना ही आपका ट्रेपेजियम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कैसे निकालोगे, किस तरह से करोगे। अब इसमें तो आपका इंटीग्रेशन काम आएगा कैसे, देखो इधर मैंने कह दिया a से b तक हमें इंटीग्रेशन चाहिए, मैंने कहा छोटा सा बहुत छोटा सा dx की इधर चौड़ाई का और x लंबाई का एक पार्ट काट लिया इसमें से, वो आपको रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा, थोड़ा सा बहुत छोटा है ना वो इसलिए। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है l इंटू बी, l क्या है इधर y और b क्या है dx। अब इस पूरे को धीरे 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 इंटीग्रेट करके a से लेके b तक, क्या मुझे इसका एरिया नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, इसलिए तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन से ये पूरी टर्म ये पूरा एरिया हमें मिल जाएगा इधर से, बस इतनी सी चीज है। अगर समझ नहीं आ रही ना क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये आपको एक क्वेश्चन दे रखी है y इक्वल्स टू x की पावर 3, इसमें से कह रहा है हमें एरिया अंडर द कर्व बता दीजिए x इक्वल्स टू 1 से लेके x 4 तक, ठीक है जी, समझ रहे हैं हम। अब इतना ना समझो तो ग्राफ को बस दिखा दिया है, एरिया अंडर द कर्व कहने के लिए अभी बताया, क्योंकि हम इस तरह से पढ़ते हैं आगे। अब एरिया अंडर द कर्व मतलब आपको क्या पता चलना चाहिए इससे, मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है। अब पहले आप इसका इंटीग्रेशन करिए, देन इस x की लिमिट्स पुट करिएगा कि आपका इसका इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4, ठीक है। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, देन हम आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए। अब x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी दे रखी है आपको 44, सॉरी 44 कह रही हूँ 4 अपॉन में 4 माइनस माइनस आपका हो जाएगा कितना दे रखा है 1, 1 की पावर 4 अपॉन में 4। अब आप इसको माइनस करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आपका एरिया आ गया है, ठीक है, यही आपका इधर एरिया आ चुका है, ये कैलकुलेट करके हमने इस पार्ट का एरिया निकाल दिया है। देख लो कोई इरेगुलर सी चीज थी, हमें नहीं पता ये क्या है, इरेगुलर ही मान लो, और हमने इस पूरे अंदर का हमें मिल गया एरिया, वो आता है चीज किससे, इंटीग्रेशन से, ठीक है। अब इधर दूसरी साइड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसी इक्वेशन का मुझे उसकी टेंजेंट का स्लोप बता दो, बट x इक्वल्स टू 4 पे अगर सिंपल वो कहता है ये सिंपल टेंजेंट का स्लोप बता दो, तो सिंपली हम क्या करते हैं इधर इसका डिफरेंशिएशन कर देते इस पूरे का, तो कितना आ जाता है 3x स्क्वायर। अब तो आ गया होगा भाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना, 2 मिनट का खेले, ये हो जाता है आपका स्लोप का टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। बट उसने इसमें पूछ लिया एक और टांगड़ी अड़ा दी कि हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए x इक्वल टू 4 पे, तो हमें बताओ क्या होगा, तो x इक्वल टू 4 पे तो आप इधर x की वैल्यू रख दो, तो 3 इंटू 4 की पावर 2, आप सॉल्व करते रहो आंसर आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगी। और इसमें इधर थीटा ही आपका स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा ही होता है, इसलिए tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा होता है, तो tan थीटा जो कैलकुलेट करा था हमने 48 मतलब 3 इंटू 10 की पावर 4 3 इंटू
4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4 और 4 की पावर 2 और उसको कैलकुलेट करके आया मैं 48 और स्लोप ही हमारा tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हुए अब तो आवाज आ रही है ना। हाँ जी, यही सेम दूसरा वाला है, ये वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज। आप इसका पहले इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स रख देना, वो लिमिट रख के एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है। कितने सारे क्वेश्चन करे हैं कल ऐसे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, सिंपल। ये स्लोप आप निकाल सकते हैं। अब जो भी आप पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका पूछ रहे हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे पहले इसका, देन उसके बाद 2 की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पे निकाल लेना, बिल्कुल कर लोगे आप। ये वाला करते हैं, साइन वाला देखते हैं। इसमें पूछ रहा है एरिया अंडर द कर्व वेयर x टू फ्रॉम x 0 से लेके x इक्वल्स टू y बाय 2। तो अंडर एरिया अंडर द कर्व, इससे क्या पता चलता है, हमें इंटीग्रेशन करना है इसमें। अगर स्लोप कहता है वो, तो हमें पता चलता है कि इधर टेंजेंट मतलब कि स्लोप निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो हमसे सीधी सीधी बात क्या कर रहा है, हमें इंटीग्रेशन करके देखो इसका, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके पाई बाय 2 तक। तो बताइए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ये मतलब भूल जाना, माइनस लगाना मत भूलना। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके पाई बाय 2 तक। ठीक है जी, अब मैं कह रही हूँ आप एक काम करो, माइनस को बाहर रख के कॉस अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू क्या है, 0 है, रखो इसे। कितना आ गया, cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और cos 0 की वैल्यू सॉरी cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो अब आप वैल्यू पुट कीजिए, माइनस अंदर में 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 विल बी योर आंसर। इसको आपको सीधे सीधे ये भी चीज पता चल रही है, वो चलो वो ग्राफ में देखेंगे, छोड़ो। अब हमसे कह रहा है e की पावर फंक्शन किसके उसमें दे दिया है, e की पावर x में, तो उसका एरिया अंडर द कर्व बता दीजिए। अब कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्या आप, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है। बट बताओ लिमिट कहां से दे रखी है, 0 से लेके 1 तक दे रखी है। हमने यही वाला क्वेश्चन कल करा था, याद हो तो, यही वाला क्वेश्चन कल करा था, e माइनस 1 आ रहा था, इसका आंसर नहीं जिसको आ रहा, चलो देख लेते हैं। अपर लिमिट रखो x की कितनी है 1, माइनस में अपर लोअर लिमिट कितनी है x की 0, तो कितना हो जाएगा e माइनस किसी की भी पावर 0 वो हो जाता है आपका 1, तो आंसर आ गया, देख। हाँ तो चलो ग्राफ पे चल रहे हैं। तो अब इसमें हम ग्राफ पढ़ें साइन का और कॉस का पढ़ेंगे। तो एक चीज याद रखना, हमेशा जो साइन का ग्राफ इधर से स्टार्ट होता है और जो आपका कॉस का ग्राफ है इधर से वाई से 1 से स्टार्ट होता है, वाई इक्वल्स टू 1 से। ठीक है, ठीक है, हम इतना जानते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। हम कहना क्या चाहते हैं इस ग्राफ से, समझना क्या चाहते हैं। तो आपका जो ग्राफ है बेसिकली, इसमें आपका ये इसमें ये पहले बात तो ये दे दिया, और इससे पूछे फाइंड द अंडर एरिया कर्व इतने से इतना, जस्ट अभी ये वाला क्वेश्चन कराया हमने, ये वाला। ठीक है, हाँ, तो इसमें से हमने निकाल लिया कि जो इधर जो एरिया आएगा 0 से लेके पाई बाय 2 तक, ये 0 से लेके पाई बाय 2 तक, वो आपका आएगा 1, इतना 1 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने अभी निकाल लिया है। ठीक है, निकाला है मैंने इसलिए करके नहीं दिखा रही हूँ मैंने। और अगर इसने पूछ लिया आगे पाई बाय 2 से लेके पाई तक निकाल दो मेरे को एरिया कितना आएगा, करो अब रखो वैल्यू, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस रखना इसको बाहर ही, और पाई बाय 2 की कितनी वैल्यू होती है, 0 होती है, 0 नहीं पाई है ना, सॉरी पाई की तो होती है माइनस वन प्लस 0, और बाहर में है आपका माइनस, तो ये इक्वल्स टू 1, फिर से 1 हो गई, 1 होते है आगे। ये तो अब सब समझ में आ गया होगा यार, बहुत बार करे ऐसे क्वेश्चन, कल भी कितने करे थे, आज भी कर रहे हैं हम। अभी बिल्कुल अभी पहले सेम एज इट इज करा है, क्या बस लिमिट से तो चेंज हुई है, और क्या हुआ चेंज, कुछ भी नहीं हुआ। तो इधर का ये जो पाई बाय 2 से लेके पाई तक का भी एरिया बना गया हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी बस इतना चल रहा है, आगे इतना मतलब सोचो कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, वो हम आगे समझ रहे हैं। तो इसमें इधर ये चीज क्या है कि हम ये कह रहे हैं, इधर आपने इंटीग्रेशन करा, आपका इधर का एरिया 1 मिल गया, इधर का भी एरिया 1 मिल गया, इधर का भी 1 मिला, इधर का भी इंटीग्रेशन करके, ये पर माइनस का 1 है, इधर माइनस का 1 है इंटीग्रेशन करके। ठीक है, ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत रहना इसमें। और आप साइन साइन ये कितना हो गया, मतलब मैं कह रही हूँ 0 से लेके आपका 2 पाई मतलब 360, तो इसमें से आप पूरा एरिया ऐड करोगे इसमें, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो साइन 360 की वैल्यू कितनी होगी, इसलिए 0 हो जाती है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब यही बात इधर कह दिया कि हमने अब कह दिया कि 0 से लेके 2 पाई तक, वही 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 अभी बता रही थी मैं, दोनों एरिया को हमने सब्ट्रैक्ट करा, तो वो आ गया। या फिर तुम आप ये कह सकते हो कि दोनों एरिया को ऐड करा, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट इसलिए करा क्योंकि इसको हमने कह दिया पॉजिटिव, मान लो का पॉजिटिव होता है इंटीग्रेशन से, तो नेगेटिव आता है ना, क्यों करना फिर सब्ट्रैक्ट, डायरेक्ट पूरा प्लस कर दो ना आप, इसे प्लस करोगे 0 आ जाएगा। क्योंकि हम मैथ, चाहे इसमें मैथ हमारे में नहीं है, बट सही तरीके से हम जब निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, जो कि माइनस ही आएगा इसका, तो इतना तो लेके चलो इसको, माइनस आता है इन दोनों का आंसर, एंड इसका आता है प्लस प्लस 1, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। मतलब 0 से लेके 2 पाई तक हमारा जो साइन की वैल्यू है वो होती है 0। इधर ये लिखा पड़ा है कि आपका इधर से एरिया कितना हो जाएगा 1, इधर से लेके पूरा कितना हो जाएगा 2, और फिर इधर कितना होता है, वो होता है आपका 1 का, क्या कह रहा है इधर, ये इधर कितना होता है, वो होता है 1, इधर ये जो होता है वो -1 है, इधर भी -1 लिखा नहीं लिखा, फिर इधर -1 होता है, ये मतलब ना कि 1 मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है इधर एरिया का, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जो भी चीज अगर नेगेटिव में है तो उसे पॉजिटिव करके लिख दो। ठीक है, इधर ये आपका साइन काम दे चुका है। आप कॉस का देखते हैं, मैंने बताया था हमेशा ये इधर से y इक्वल्स टू 1 से चलता है कॉस, क्योंकि आपका जो कॉस होता है वो साइन से 90 डिग्री आगे चलता है। ठीक है, ठीक है,
तो अब हमें ये बता दीजिए, इधर का एरिया निकाल नहीं सकते, 0 से लेके आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसका, फिर साइन साइन एक्स, फिर लिमिट्स लगाएँगे आप साइन में, तो आप ये करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस, इधर के लिए आपके पास इधर पता ही है कितना है, पाई बाय 2 और ये पाई, तो कॉस साइन का इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है? और लिमिट्स आपकी पाई बाय 2 से लेके पाई बाय पाई है, पाई। तो उसमें क्या आप इधर से ये एरिया नहीं निकाल सकते, ये एरिया नहीं निकाल सकते, या ये एरिया नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपका x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल्स टू पाई तक, इसका जो नेट आ गया कितना, 0 आ गया ना? इसका एरिया माइनस कर दो इसमें से, या फिर कह दें हम सिंपली ऐड कर दो, क्योंकि ये नेगेटिव का आएगा, ये नेगेटिव का आएगा नीचे, ये एरिया देखो, नेगेटिव का नीचे वाला एरिया आप नेगेटिव मानिए, मानिए नहीं, होता ही है, क्योंकि हम इंटीग्रेट करेंगे, कर लो अभी पाई बाय से, पाई से लेके 2 3 बाय पाई 3 पाई बाय 2 से इंटीग्रेट करो cos x का, आ जाएगा आपका नेगेटिव 1। तो ये है, बस हम क्या करें, हमने इंटीग्रेशन करा है, इंटीग्रेशन करा है। इन सब चीज़ का सार क्या है? बस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। आपको लिमिट्स लगानी आनी चाहिए, आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, आपके पास एरिया मिल जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्ट्रेट लाइन मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार बस ये वाली इक्वेशन से समझाते हैं आपको, एक ये वाली और देख लेंगे कि इसमें mx प्लस वाई इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करिए, c आपका आ गया -3 एंड m आ गया आपका -2, कंपेयर करिए। तो जब हमारा m होता है नेगेटिव, तो हमारी लाइन इस तरह से बनती है, स्ट्रेट लाइन। एंड अगर आपका C नेगेटिव आया है, मतलब Y नेगेटिव है आपका, तो नीचे से शुरू होगी वो लाइन, इस तरह। बन गया? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक है जी। एक मैं ये कह रही थी, ये वाला बता दूँगी, आपका यूज़ होता है सच में। अब इसको देखो mx प्लस m इक्वल्स हाँ, इससे कंपेयर करिए आप, y है, x है, तो आपका m कितना आ गया? -16 आ गया, माइनस मतलब नेगेटिव दिखा रहा है तो इस तरह से जाएगी। और इधर आपका c तो कुछ है ही नहीं, मतलब प्लस 0, 0 कुछ है ही नहीं, तो मतलब ओरिजिन से जाएगी, लाइन होगी इस तरह, क्यों? क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। ठीक है जी। अब इलिप्स एंड सर्कल की इक्वेशन मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताएँगे हम इसमें अभी। आप जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तब उसके उस टाइम आपको पूरा समझाया जाएगा, ये चीज़ दोबारा, ये भी चीज़ दोबारा अच्छे से समझाई जाएगी क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है? अभी बस आपको याद होना चाहिए इधर कि इक्वेशन सर्कल की क्या होती है, एरिया क्या होता है सर्कल का, सेम इधर इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की, एंड एरिया क्या होता है इलिप्स। क्या होती है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर क्या है इधर, इस सर्कल का रेडियस, ठीक है? और आपको पता है एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है? एंड इलिप्स की इक्वेशन आपकी क्या होती है, देखो, एक्स, अरे, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब जो भी क्वेश्चन अगर बनाने को कहेगा, हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, देन आंसर करेंगे कि किस तरह का, इस तरह का बनेगा या इस तरह का बनेगा। देख लो पहले, ये ए क्या है, ये ए एक्स का कोऑर्डिनेट है और वाई बी का कोऑर्डिनेट है, सॉरी बी वाई का कोऑर्डिनेट है। अब कोई पूछे कि ए और बी मैं भूल जाता हूँ, तो भाई एक बात बताओ, एक्स के नीचे जो आएगा उसी का तो कोऑर्डिनेट होगा, और जो वाई के नीचे आएगा उसी का कोऑर्डिनेट होगा, बस। ठीक है, ठीक है, इस तरह का भी एलिप्स हो सकता है और इस तरह का भी एलिप्स हो सकता है आपका। ठीक है, अब हम ड्रॉ, मैंने कहा आपको ये इक्वेशन मैंने दे दी है। अब बताइए पहली बात तो ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की या सर्कल की? बताओ जल्दी से। ये आपको देखो, अपनी आंखों खोल के नीचे कुछ दे रखा है, मतलब वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, ए और बी है, तो मतलब इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। अब फटाफट से इलिप्स की इक्वेशन से कंपेयर करो कि एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी, अच्छा ए स्क्वायर बोला मैंने ना, थोड़ा सा मेरा ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा, संभाल लीजिए, मैं थोड़ा सा गोल उल्टा सीधा देती हूँ कभी कभी, हाँ। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इससे फटाफट से कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, वाई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, 1 दे रखा है, ठीक है। अब ये बताइए, हमें नीचे नहीं दे रखा ए, पर इनसे कंपैरिजन तो कर सकते हो। कंपेयर करके हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आ रही है और बी स्क्वायर की वैल्यू 36 आ रही है। ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ रही है 25 और ए की वैल्यू इस वजह से क्या होगी 5, निकालो। और बी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू 36, इसको निकालोगे तो आ जाएगा 6 बी की वैल्यू। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है वो 5 है एंड वाई का कोऑर्डिनेट है वो 6 है। अब पुट करो और बना दो। हमें पता है इलिप्स का बनता है, तो इधर 5 रखिए, इधर 6 रखिए एंड बना दीजिए इस तरह से। थोड़ा सा मेरा ऐसे बनाए तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इधर ये वाली इक्वेशन दे दी आपको, मैं ये वाली इक्वेशन ना देके आपको एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। अब मुझे कंपेयर करके बताओ ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की दिख रही है या आपको फिर इलिप्स की दिख रही है या कुछ और ही है ये, क्योंकि अपॉन में कुछ है ही नहीं। हाँ बेटा जी, ये इलिप्स की ही है। अगर मैं इससे नीचे 1 मान लूं, अगर कोई कहे कि इधर नीचे 1 क्यों मान लिया अपने से, मुझे एक बात बताओ। एक्स स्क्वायर, मैंने कहा कि कुछ एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 इसे ही मान लेते हैं प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे इस चीज का ऐसे हम लेके दिखा दो, क्या करोगे? इसमें खुद से अपने आप 1 नहीं माना जाएगा, माना तो जाता है ना, इसलिए अगर मैंने अगर कोई मुझसे कहे कि आपने ऐसा क्यों कर लिया, तो देखो भाई इधर तुम ऐसा क्यों कर लेते हो, मैं उससे ये पूछूंगी एलसीएम में, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो इधर से आपको कंपेयर करके 1 निकालने का मतलब, इधर ए की वैल्यू आपकी 4 आ गई एंड ए स्क्वायर की वैल्यू 16 थी, अगर कोई बिल्कुल ही, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू भी बनी होगी, 1 का स्क्वायर करो या रूट करो 1 ही रहता, ठीक है। तो इस तरह से हम कैसे इसका बन जाएगा, ए हमारा अब बड़ा है, ए इधर आएगा और बी ये, ठीक। तो इस तरह से सॉरी, इस तरह से आपकी इक्वेशन में वो एलिप्स का ग्राफ बन जाएगा।
ठीक है। इधर देखिए अब आप, इधर देखो, ये किस तरह की इक्वेशन दे रखी है अब आपको, मुझे कोई बताएगा? क्या ये इलिप्स है? इधर आपका, अच्छा पहली बात तो जो इलिप्स का एरिया जो होता है वो पाई ए बी होता है ना? और सर्कल का एरिया आपका होता है आर स्क्वायर, पाई पाई आर स्क्वायर। अगर मैं कहूँ इलिप्स में कि आपका ए और बी सेम हो गया, तो एरिया क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर के अकॉर्डिंगली लो, तो ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, तो मतलब क्या हुआ? वो आपका सर्कल ही बन गया है जब दोनों ए और बी सेम हो जाते हैं तो। ठीक है, तो इधर यही तो कह रहा है भाई, ए और बी सेम हो चुके हैं आपके, तो मतलब ये सर्कल है। और ये इधर 16 को मैं इधर ले गई, तो आपकी रेडियस जो आ गई आर का स्क्वायर। अगर किसी को बिल्कुल ही इस तरह से समझाया जाए बच्चों की तरह, तो ये लीजिए, अब इसका सर्कल के अकॉर्डिंग कर दो, 4 के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हुए फटाफट। अब आपके ग्राफ पैराबोला, हाइपरबोला, बोला बोला। अब देखिए जी, मैं इससे अच्छा आपको एक चीज अपनी तरफ से रिकमेंड करूं तो ये लो, ये बहुत अच्छी चीज है। एक एक क्वेश्चन अच्छा बनेगा इससे, कि इसमें पहले ये लो इस तरह से, ठीक है। फिर मैं कह रही हूँ इसको यूं, इसको यूं, फिर आपका ये एक, ये यूं, ठीक है। ये बनाना बनाओ, अभी बना के चिपकाओ जिसको ग्राफ बिल्कुल समझ नहीं आते, स्टडी टेबल पे चिपकाओ, जहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे चिपकाओ। ये आपके चार, ये अरे 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 अरे, ये आपके 4 ग्राफ्स, ठीक है। एक ही मैं कवर करती हुई मैं चल रही हूँ। फर्स्ट है, सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रेट लाइन का, हमें बहुत सिंपल से समझ में आता है, जिसमें जो आपका y होता है डायरेक्टली इक्वल्स टू होता है x के, मतलब कि प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी मैं इधर बस इसके लिए ये बता रही हूँ, चाहे कि k कांस्टेंट लगा दो इधर, कोई कहे कि डायरेक्टली कहाँ होता है, इसमें m आता है प्लस c, तो मैं वो कांस्टेंट सब उससे कांस्टेंट लेगा, ठीक है। अब ये वाला, ये वाला क्या ग्राफ कहता है आपका? अगर आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू x है, या फिर आपका y इक्वल्स टू x अंडर रूट में, तो ये ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। अगर आपको कुछ ऐसी इक्वेशन दे दी जाती है, कुछ ऐसी इक्वेशन दे दी जाती है, तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा। कुछ ऐसा कंपैरिजन आपको फॉर्मूले के थ्रू मिलता है, तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है ऐसा। अगर आपकी इक्वेशन y के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसा आ रहा है, y इक्वल्स टू 1 अपॉन x, इधर के अपने आप से मान लेना, इधर भी माना था, इधर भी मान लेना, इधर भी मान लेना, इधर भी मान लेना। अभी मैं सॉल्व कराती हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाती है ना, y अपॉन x, या फिर y अपॉन में x की पावर कुछ है, ठीक है। इधर x की पावर मान लो कुछ है, तो इधर जो आपका y n हो जाएगा ना, 1 2 3, और होता है कोई बात नहीं है। एंड ये आपका n वो नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना मत समझो, मैं कह रही हूँ बस 1 2 3 इधर पुट करना आता है, इतना ही मान लो बस। अभी हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा सुन लो पेशेंसली, थोड़ा सा सुन लो। एंड ये ग्राफ तब बनता है जब y इक्वल्स टू n की पावर 2, सॉरी y इक्वल्स टू x की पावर कुछ n, है ना। ये n आपका 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, एंड आपका n नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड शुड बी इन, शुड नहीं मस्ट बी इन पॉजिटिव, तभी आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। तो एक बार समराइज कर दे फटाफट से, ये क्या 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 कहा है मैंने। स्ट्रेट लाइन में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, y आपका x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनती है। अच्छा ठीक है जी, अगर मैं कह दूं इस तरह का ग्राफ जा रहा है आपका, इस तरह का ग्राफ जाएगा, तो वो इक्वेशन में आपका कुछ इस तरह से मिलेगी, या ये कहेगा कि y स्क्वायर इक्वल्स टू x, या फिर y इक्वल्स टू अंडर रूट में x। ठीक है जी, समझ गए। अगर हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है, इस तरह का ग्राफ मिलता है, तो हमें किस तरह का रिलेशन मिलेगा, y इक्वल्स टू 1 अपॉन x, या फिर y इक्वल्स टू 1 अपॉन में x की पावर 2। जितनी पावर बढ़ती जाएगी ना, उतना ही पावर, उतना ही ग्राफ नीचे आता जाएगा, उतना ही ग्राफ नीचे आता जाएगा। ये तो कह रहे थे, है ना, इतना ही ग्राफ नीचे आता जाएगा। अगर मैं मान लो इसकी कह रही हूँ, तो इसकी पावर भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड एक ये ग्राफ बचता है फिर आपका ये अगर इस टाइप का ग्राफ बनता है आपका, इस टाइप का ग्राफ बनता है आपका, तो मतलब y इक्वल्स टू x की पावर 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, बस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला, ये याद कर लो, याद कर लो। एक भी गारंटी दे रही हूँ, अगर कोई सा भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाए तो इस पर आना चाहिए, तुम्हें ये आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। फिर कहो कि याद ही नहीं है मेरे, तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, तो ये गलत बात है। और नेगेटिव वाले आपके कोई यूज में नहीं है, नेगेटिव वाले यूज में नहीं है, नेगेटिव वाले यूज नहीं है। अब इधर देख लो फटाफट से, कि आपका जो y स्क्वायर इक्वल्स टू में x वाला मैंने क्या बताया था, ऐसे बताया था, बताया था, देख लो अभी, देखो ये वाला, ये वाला। एंड एक y इक्वल्स टू में x की पावर कुछ है प्लस की 2 से 2, एक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, 2 3 4 हुई, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखो ये भी हमने बनाया, ये रहा। एंड आगे बढ़ते जाएंगे, आपको मिलती जाएंगी चीजें। अब ये देखो ग्राफ, देखो सबसे पहले क्या है ग्राफ, y एक्सिस पे कौन है, और भी एक्स एक्सिस पे कौन है, ठीक है, ये देख लिया हमने। अब देखो फॉर्मूला किससे रिलेट करके कह रहा है, मतलब आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो y पे है, वो कांस्टेंट को लिखो ऐसे। एंड आपका v जो है आपका x एक्सिस पे है, तो x का स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था, कुछ ऐसे याद करो, तो मैंने कहा था ऐसा बनेगा, लीजिए बन गया, बिल्कुल बन गया। अब ये देखो, देखो y और x को देखो, y ये रहा, x डायरेक्टली पूरा ये ले लिया, तो ये पूरा का पूरा x बन गया, y इक्वल्स टू x वाली आ गई स्ट्रेट लाइन। अब इसको देखिए, पहले ग्राफ को देखा करो, ग्राफ को देखा, देन काइनेटिक ग्राफ को देखा दोनों तरफ। अब देखो काइनेटिक एनर्जी अब x पर है ये हमारी 1/2m, और v
हमारा y पर है, तो ये इक्वेशन और b का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसी आ रही है, y स्क्वायर इक्वल्स टू x। ये क्या बताया था मैंने, इस तरह का ग्राफ जाएगा, वो याद कर लो बस एक चीज, पूरा क्वेश्चन कर दोगे, अच्छे से कर दोगे। अब इसका देखिए फॉर्मूला सेम, अब इसके लिए कह रहा है ये कि ग्राफ देखो पहले किसके लिए कह रहा है, इसका देखिए ये हमारा y एक्सिस पर है, ये हमारा x एक्सिस पर है, और x का स्क्वायर है y इक्वल्स टू, इस तरह से जाएगा ग्राफ, बिल्कुल। अब क्या कह रहा है इसमें, काइनेटिक एनर्जी आपका मोमेंटम का स्क्वायर है, मोमेंटम का स्क्वायर मतलब ये डायरेक्ट x हो गया, y इक्वल्स टू x या इक्वल टू y स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। अब बताइए आपका फॉर्म p और काइनेटिक एनर्जी का मतलब मोमेंटम का, अब ये किस पर है, ये है आपका x एक्सिस पर और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू में y, एक मिनट नहीं, y पे है ना ये, तो सॉरी y का स्क्वायर इक्वल्स टू x। अगर याद हो गई फॉर्मूला आपका, ये होता है, आप करो कंपेयर, कांस्टेंट को मारो गोली, ये आपका x एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर है, और ये सिर्फ p है नॉट p स्क्वायर, तो p को रखिए y और लगा दीजिए स्क्वायर जो है उसके पास। ये किस तरह की है, इस तरह की, मैंने ग्राफ बताए सारे अच्छे से, इसलिए कहा ये अपना बनाओ एक अच्छे से, एंड मुझसे चिपका लेना टेबल पे अपनी, ये आप कर लोगे, आप ये भी कर लोगे, आप ये उसी टाइप का क्वेश्चन बता दिया गया है, ये भी आप कर लेंगे। बस इसमें ये चीज याद रखना, जो चीज पॉजिटिव में होती है, जैसे कि हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके नेगेटिव में ग्राफ नहीं जाते तो उसको काट देना, कुछ इस तरह के ग्राफ दे रखे होंगे तो वो आंसर नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव में होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। चलो ये हमने कर चुके हैं भाई, इस तरफ का ग्राफ बनेगा। अगर कहा हमने कि अगर नीचे और पावर बढ़ जाती है तो ये नीचे और ढल जाता है, ये अगर नीचे पावर बढ़ जाती है, ये एग्जांपल देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल वो ले लिया है फॉर्मूला, उससे बताया है कि बता दीजिए ई और आर में कैसा ग्राफ बनेगा, 1 अपॉन इस तरह का रिलेशन है, तो बताया था हमने, इस तरह से नीचे चला जाएगा। अब आप सारे ग्राफ कर सकते हो, इधर ये भी आप कर लेंगे, अब ये भी आप कर लेंगे, ये आके पूछा ना, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन एंड में मजेदार है, करेंगे एंड में, पहले हो सकता है सारा निकाल देते। फिर हम कह रहे हैं इसमें आपका कि हाँ ये तो मैंने बता ही दिया है, पावर चाहे 2 होनी चाहिए, चाहे फिर 2 हो जाए, 3 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, प्लस में होनी चाहिए, तो इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का 0 से ये 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस तरह का ग्राफ बनता है। ई वाला देख लेते हैं, माइनस ई वाला, क्योंकि हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में काम आता है। तो वही इसमें आपको मैं आपकी तसल्ली के लिए एक चीज बताऊंगा, उससे समझ में अच्छा आएगा। इसकी वैल्यू का आपका कोई काम नहीं है, बट होती है 2.71, है ना, अभी देखेंगे क्या कैसे। और इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हुए 1/e(x) मैंने इस तरह से लिख लिया, क्योंकि माइनस के इसकी पावर जो है माइनस में है, मैंने को पॉजिटिव में चाहिए, मेरी मर्जी, तो मैं नीचे लिया इसे, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपका y इक्वल्स टू में क्या हो गया, ये अगर मैंने इस x की वैल्यू को 0 रखी तो मुझे y मिलता है क्या, 1। कैसे, अरे भाई 1, अगर किसी की भी पावर 0, चाहे e की भी पावर 0, खुद एक नंबर है, इस पे मैं इसकी पावर में 0 कर दूं, चाहे कोई भी हो, किसी की भी पावर 0, गधे की भी पावर 0 तो वो एक ही होगा, ठीक है, और चाहे किसी की भी पावर कोई हीरो होगी, कोई भी हो भाई, उसकी भी पावर अगर 0 कर दूं तो वो एक ही होगा, गधे ना ही हीरो में कोई फर्क छोड़ा 0 ने, ठीक है जी, ठीक है। ये इतना हो गया हमारा, ठीक है। हमें इससे क्या पता चला, हमारा x 0 पे y की पावर, सॉरी x 0 पे आपका y ना 1 है, तो हमारा चाहे x एक्सिस पे देख लीजिए, कहीं पे भी आपकी x 0 ही होगा, ठीक है, और इधर हमारा 1 है y, तो इस तरह से ग्राफ जाता है, सॉरी अरे भाई क्या बोल रही हूँ मैं, इधर मान लीजिए 1, तो इस तरह से गिरता जाता है, ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ बनता है, e की पावर माइनस एक्स का, ये बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं। क्योंकि आप ये बताओ, अब आपका डिनोमिनेटर अब आप 1 रखेंगे तो 2.1 2.7 हो जाएगा, और ये नीचे बन गया, पहले 1 था अब बढ़ गया, फिर 2 पावर रखोगे x को, मैं कहा 2 रखोगे, फिर इसकी पावर 2 हो जाएगी, है ना, इसकी पावर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, ये कम होती है, नीचे x बढ़ता जा रहा है तो y तो कम होता ही जाएगा ना, इसलिए तो इस तरह का ग्राफ आया है हमारा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि q इक्वल्स टू 50 की पावर माइनस टी टाउ, माइनस टी बाई टाउ, और टाउ की वैल्यू उतनी दे रखी है, ये नहीं जानना क्यों है, कैसे, बस में दे रखा। मुझे बताइए सब ग्राफ कैसा बनेगा, हमें अगर देखो निकालना भी है ना, हमने इतना समझ लिया इधर, जो t की पावर माइनस का ग्राफ ऐसे बनेगा, हमने ऐसे बना देना, बस इधर एक चीज चेक कर लेना, इधर t की वैल्यू, t वर्सेस में है ना, t की वैल्यू 0 करके कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू t की वैल्यू 0 करके कितनी आ रही है, 5 आएगी, सॉरी 50 आएगी, 50 से ग्राफ स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन में आपको इधर 1 भी दे देगा, ठीक है, इस चीज का ख्याल। और ये प्लस वाला होता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही जाएगा आपका, क्योंकि ये इसकी पावर में बढ़ता ही जा रहा है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, बस करते जाओ। अब बात है क्वेश्चन अपना जो छोड़ दो, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो कहते हैं दो कंडक्टिंग, पहले मैं बता दूं आपको इस पूरे फॉर्मूले का मतलब, पूरा फॉर्मूला ये देखो, ये पहले पढ़ो, ये क्या, E इक्वल्स टू आपका रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, सब बताऊंगी ये क्या होता है, फिर से पढ़ो इधर, E इक्वल्स टू में k q r अपॉन में कैपिटल R का क्यूब, ठीक है, समझे। अब ये जो E है, ये जो E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये फॉर्मूला किसके लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का, सिर्फ इतना पता कर लीजिए, आप इतना याद रखें, ये मत समझो कि मुझे नहीं आता तो मैं तभी करूंगा जब ये चैप्टर पढ़ा जाएगा, कुछ रिटेन करने की भी कोशिश करा करोगे यार, ऐसा नहीं है, अच्छा बच्चा वही है जो सब चीज याद करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो इसे याद करने की कोशिश कर लो ना, याद कर लो, गलत बात थोड़ी है, आगे काम ही आना है, क्या रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट किसका होता है, ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है,
ये होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में ये वाला, और ये होता है सिर्फ चार्ज के टर्म में ये आता है। ठीक है, इतना चलो तुम नहीं जा रहे, ये मान लो सिर्फ 2 ही आते हैं आपके फोन। अब इसमें समझा देते हैं ये क्या होता है। अभी बताया मैंने, ये होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है बोलो? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये जो स्मॉल आ रहा है ना, ये आपका कोई स्फीयर है पूरा, ठीक है, ये पूरा स्फीयर है आपका, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, एंड इस पे इसकी सेंटर मैंने मान ली ये, और इसकी सेंटर से आपसे कह रहा है, इसकी सेंटर से मुझे r दूरी पे मुझे बता दीजिए मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये r ये है, और ये जो अभी कैपिटल r के बारे में आएंगे, वैसे मैं इधर ही बता दूं, कैपिटल R इसकी रेडियस है। ठीक है, आपको क्या पता चला? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है किसकी है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की। ठीक है, ये आपका पता चला कि ये क्या है, ये आपका है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रो, इधर खैर कोई जरूरत नहीं है, बता दे रही हूँ बस, रो वी बाई क्यू, रो इक्वल टू वी बाई क्यू। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, मत समझो, नहीं याद हो रहा रहने दो, मैं बस बता रही हूँ क्या क्या चीज क्या है, जिससे क्वेश्चन करे ना आगे हमें कि लगे नहीं कि भाई तो आपको तो कुछ आता ही नहीं है। और इसमें एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है ये तो समझ गए दोनों क्या है, भाई कोई थ्री का मतलब से पूछ मत लेना। हाँ, तो अब इधर एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? ये होती है परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, वो आगे पढ़ेंगे क्या होती है। एक बार इसका वैल्यू होती है 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ठीक है, इतना होता है बस। ये भी मतलब मैं कहूँ तो ये कांस्टेंट हो गया, तो हाँ कांस्टेंट है, पर फ्री स्पेस का परमिटिविटी। ये के क्या होता है? ये हमने किसी ये के क्या होता है? ये आपका इसकी भी ये कांस्टेंट होता है 10 की पावर सॉरी 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। क्यू आपका चार्ज है ही है। ठीक है, आर मैंने बता ही दिया, और ये वाला कैपिटल आर भी मैंने बता दिया, ये रेडियस है किसकी? इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ क्या है, कैसे इसमें क्या क्या चीजें। ठीक, अब किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम, मैं ये कह कि थोड़ी प्रॉब्लम आनी चाहिए, और क्वेश्चन समझ में, वो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको रेशियो में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको कुछ समझ नहीं आ रहा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। भाई मैंने कितनी कोशिश करी है ये चीज, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब रिवीजन मैटर्स, छोड़िए जी, क्या ही ज्ञान दें आपको। तो कह रहे टू नॉन कंडक्टिंग, अभी बताएं, टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस का रेशियो इनका इतना दे रखा है, और जो इनका मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस जो आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक, अरे भाई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ आपको दे रखा है। ठीक है, एक दो है ना हमारे, उसने क्या कहा है, दो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है मेरे पास। एक को मान लो, चलो भाई ये करते हैं, मैंने कहा एक आपका कुछ ये वाला ये है, ठीक है, ये, और दूसरा आपका ये है। अब इसमें कोई नहीं कहना चाहिए कि ये क्या है कैसे है, अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ना। तो लीजिए, ये आपका 1 वाला है और ये आपका 2 वाला है। ठीक, ये आपके स्फीयर है, कैसे है? ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, बोलो नहीं है, सॉलिड है, सॉलिड। तो इनका हमें वो भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों टर्म में, एक चार्ज के टर्म में, एक आपका वॉल्यूम डेंसिटी के, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इसमें भी पता है टर्म है ये रहा। तो अब जो जो क्वेश्चन पूछेगा हम करते जाएंगे। क्या मैं इसका पहले ही स्लोप निकाल सकती हूँ? बट हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा कि क्या करना है, तो फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना। अगर हमसे इधर तो चलो इस क्वेश्चन में यूज है इस चीज का, हमें क्वेश्चन देख के डायरेक्ट लग नहीं जाने कि हम पहले ये निकाल लेते हैं, ये होगा नहीं, पहले पूरा पढ़ो हमसे क्या पूछ रहा है। हालांकि इसमें यूज है, बट आगे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यूज ही ना हो स्लोप का निकालने का, इधर इधर, तो खैर वो तो अलग बात। चलो, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम चेंज डेंसिटी। वॉल्यूम चेंज डेंसिटी अभी बताया था, कोई ना पूछ ले कि ये क्या पूछ लिया हमसे, ये इन दोनों का रेशियो पूछा है, इसकी कुछ होगी, चलो इधर कहते हैं इसकी, अरे अरे, इसकी कुछ है, ये आपकी रो 1 है, एंड इसकी कुछ है जो कि रो 2 है। ठीक है, अब नहीं कहोगे कि क्या पूछा है हमसे, इन दोनों का रेशियो पूछा है हमसे, इसकी जो चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, उसका रेशियो पूछा है हमसे। तो अब बताइए क्या होगा। चलो हम जो हमें फॉर्मूला पता है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा, फॉर्मूला हमें ये देखो, देखिए ये दे रखा, फॉर्मूला देखा, पहले आप ग्राफ देखो, ग्राफ किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ है। अब फॉर्मूले को ताड़ो जरा देख के कि अरे अच्छा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई पर है, और जो हमारा आर जो है वो एक्स पर है, तो मैं एक्स और वाई वाले फॉर्म में लिख के तो ऐसे लिख सकती हूँ, इस तरह से, ये एंड आपका जो आर है एक्स हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारा स्लोप है, जो हमारा एम है, वो होता है, वो होगा किसके इक्वल? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है जी, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो गया हमारा क्या स्लोप। ये 1 के लिए मान लो, चलो ये आ गया हमारा 1 के लिए, एक दूसरा हमारा आ जाएगा आपका रो 2 के लिए एक्स अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, सेम। अब इन दोनों के रेशियो चाहिए हमें, इसके और इसके। अब एक बात बताओ, इनका मैं कहूँ आपका जो आपका स्लोप है वो है ये, ठीक है, m1 इक्वल्स टू में आपका ये हो जाएगा 4, और m2 कैसे निकालेंगे, इधर देखते हैं, अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। m2 और m1 कैसे निकालोगे? स्लोप है, अगर तुम आप देखो जरा एक ग्राफ को, तो आप ग्राफ को देखोगे, एक का एंगल दूसरे का भी एंगल दे रखा है, दोनों का एंगल दे रखा है, मतलब tan थीटा लगा के मैं स्लोप निकाल सकती हूँ, समझ गए? tan थीटा, तो tan थीटा 45, tan 45 1, मतलब स्लोप 1 की वैल्यू आ गई 1, तो मैं इसको 1 के इक्वल रख दूं, ये आपका 1 के इक्वल हो गया, मतलब मैंने ये कह दिया, ये आपका हो गया
ये वाला, अरे यार हटाओ ना इसको, इससे अच्छा तो ये लिख दो, डायरेक्ट इससे बंद कर दो, ठीक है। एंड जो आपका 1030 है, 1030 वो मुझे m2 दे देगा, m2 दे देगा तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 1/√3। अब इन दोनों के रेशियो क्या अब नहीं निकाल सकते आप, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, कांस्टेंट है, एंड ये नीचे आ जाएगा इधर और ये √3 ऊपर चला जाएगा, इसका रेशियो √3 आएगा। खुद करके देखो, हाथ चलाओ। अब इसने चार्ज का रेशियो पूछा है, चार्ज का रेशियो पूछा है तो चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें, आप चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दोगे। इसमें अब देखना पड़ेगा क्योंकि आपको अब इसमें रेडियस का भी पंगा आ गया। तो अब हम बताइए, हम तो 1 और एक है अब आपके पास √3, दोनों के स्लोप हमें पता है, ऐसे ही करना है, बस कांस्टेंट को हटाना, इसको हटा देना और इन दोनों के लिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। Q1, चलो भाई इधर मैं बता देती हूँ, इसका चार्ज होगा जो Q1 होगा, इसका चार्ज Q1 है ना, और इसका चार्ज जो है इसका Q2, ठीक है। Q1 अपॉन में Q2 इनटू में, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपॉन में इसलिए पहले R2 एंड R1 इन दोनों का Q इक्वल्स टू में किसके, स्लोप के, 1/1/√3। बहुत अच्छे से कराया हुआ है ये वाला, सेम इसी पैटर्न का है ये। थोड़ा सा इधर ये चीज बता दी है इसमें कि एक्स्ट्रा इसमें ये लगेगा कि आपका जो रेडियस है ना वो चेंज है, तो इन दोनों का जो रेडियस दे रखा था R1 रेशियो R2 का वो दे रखा था 1:2। क्वेश्चन देखो उसमें लिखा हुआ है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2:1, तो इसमें आप 2 और इसकी जगह 1 लिख देंगे तो ये पूरा हो जाएगा 8 आपका, और इसलिए नीचे चला जाएगा तो ये आपका आंसर बेसिकली आएगा √3/8। बस इतना ही है, एक बार खुद से करना है क्वेश्चन, खुद से करके देखना, ठीक है। लिख के करना, देख के नहीं, लिख के करना, देखना आसान होता है, लिख के करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। थैंक यू।